डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने पिछली मीटिंग्स में लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आधारी हल, आधारी ससंगत हल, इनके बारे में हमने दिखा दिया था। अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट आधारी हल इसको दिखा दिया था, और आधारी ससंगत हल के बारे में आपको कल की मीटिंग में जो बताया था उसमें हमने आधारी हल और इनके बारे में बता दिया था। अब हम इसमें अपभ्रष्ट आधारी हल और अनपभ्रष्ट आधारी हल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आधारी ससंगत हल, और फिर अपभ्रष्ट आधारी ससंगत हल और अनपभ्रष्ट आधारी ससंगत हल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अनपभ्रष्ट आधारी हल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होती है कि यदि किसी आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर शून्येतर हो, यदि किसी आधारी हल में एक तो ये अनपभ्रष्ट आधारी हल, तो अनपभ्रष्ट आधारी हल में क्या होता है कि अनपभ्रष्ट आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर शून्येतर होता है, यानी प्रत्येक आधारी जो चर होते हैं वो शून्य नहीं होते हैं। यदि किसी आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर शून्येतर हो तो वह हल अनपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। अनपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। देखो यहां आपको बताया था हमने कि n चर हो, m प्रतिबंध हो, तब इसमें n-m चरों को शून्य लेकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो आधारी हल कहलाता है। तो आपको कल हमने डिस्कस किया था कि मान लो x1 x2, कल जो एक एग्जांपल दे रहे थे हमने आपको बताया कि उसमें दो चर शून्य हो रहे थे, तो x1 x2 इस टाइप से दो दो बच रहे थे। अगर ये दोनों ही शून्य नहीं हो, अगर इसमें ये दोनों ही शून्य ना हो, तो उस कंडीशन में तो ये अनपभ्रष्ट हल कहलाता है या अनपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। और अगर ये इनमें से कोई भी एक शून्य हो जाए तो फिर ये अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। अपभ्रष्ट आधारी हल। तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी आधारी हल में एक या एक से अधिक आधारी चर शून्य हो, यदि किसी आधारी हल में एक या एक से अधिक आधारी चर शून्य हो तो
तो वह हल अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। तो ये दो कंडीशन रही, एक तो अपभ्रष्ट आधारी हल की और एक अनपभ्रष्ट आधारी हल की। इसी के साथ एक आधारी सुसंगत हल और आता है। तो अगर हम ये कह दें आधारी सुसंगत हल के लिए अगर किसी भी एलपीपी का जो अगर किसी भी एलपीपी का जो आधारी हल है वो सुसंगत भी हो तो फिर वह आधारी सुसंगत हल कहलाता है। यदि किसी एलपीपी कह दो या रैखिक प्रोग्रामन समस्या कह दो, यदि किसी एलपीपी का आधारी हल सुसंगत हल भी हो तो या तब वह हल या तब वह आधारी हल आधारी सुसंगत हल कहलाता है। अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल और दूसरा होता है अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। तो इसमें जो दो कंडीशन हैं उनमें से एक तो होती है अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल और दूसरी होती है अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। तो अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल के बारे में अगर हम चर्चा करें, अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल डेफिनेशन तो सेम है, बस सुसंगत शब्द और जोड़ना है इसमें। तो अनपभ्रष्ट जो आधारी सुसंगत हल होता है उसकी डेफिनेशन अनपभ्रष्ट आधारी हल की तरह ही है। तो ये कह सकते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या का या एलपीपी का आधारी सुसंगत हल अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि प्रत्येक चर अशून्य हो। तो इसको मिटा के दोबारा ही लिखा देते हैं, थोड़ा सा अंतर है। यदि किसी एलपीपी का यदि किसी एलपीपी का आधारी सुसंगत हल या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी एलपीपी का एक आधारी सुसंगत हल अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल यदि किसी एलपीपी का एक आधारी सुसंगत हल ये कहें किसी एलपीपी का एक आधारी सुसंगत हल अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है। यदि यदि प्रत्येक आधारी चर अशून्य हो, यदि प्रत्येक
आधारित चर अशून्य हो। दूसरी इसमें क्या है, डेफिनेशन तो वही है, आधारी सुसंगत हल में अगर प्रत्येक आधारी चर अशून्य हो तो फिर वो आधारी सुसंगत हल का अनपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है या अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है। और प्रत्येक आधारी चर अशून्य हो, अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो फिर वो अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है। अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। तो यहां कह सकते हैं कि किसी एलपीपी का एक आधारी सुसंगत हल, किसी एलपीपी का एक आधारी सुसंगत हल एक आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है। यदि यहां तो था प्रत्येक आधारी चर अशून्य हो, लेकिन अब जो है उसमें कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। यदि कम से कम एक आधारी चर शून्य हो, ये डेफिनेशन रहती हैं। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं इसके बाद में, जैसे कि एग्जाम्पल एक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसमें दिया है एग्जाम्पल एक में, निम्न समीकरणों के लिए सभी आधारी सुसंगत हलों को ज्ञात कीजिए एवं चरम बिंदु भी लिखिए। तो ये दे रखे हैं इक्वेशन 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 3। इसके बाद 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 2। और इसमें x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं। तो हमें इसके सभी आधारी सुसंगत हल हैं उनको निकालना है। जितने भी इसके आधारी सुसंगत हल पॉसिबल हैं उनको हम निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे आप इसमें, चूंकि A इज इक्वल टू ए जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो रहेगी 2 6 2 1 2 6 2 1, यहाँ है 6 4 4 6, और ये स्तंभ होते हैं ना, इनको हम स्तंभ सदिश कहते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यानी आप इसी को लिख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरह से। और यहाँ जो स्मॉल बी है वो है 3 2, ये स्मॉल सदिश हो गया, स्मॉल बी स्तंभ सदिश। अब आप देखेंगे इसमें चर कितने हैं। चर है इसमें 4 x1 x2 x3 x4, चर n इज इक्वल टू 4, और प्रतिबंध है इसमें 2, प्रतिबंध जो कि m इज इक्वल टू 2। तब n माइनस एम यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, चरों को शून्य लेने पर
आधारी हलों की अधिकतम संख्या, आधारी हलों की जो अधिकतम संख्या थी आपको कल लिखाई थी, NCM होती है। तो यहाँ n की जगह तो है 4 और m की जगह 2 प्रतिबंध, तो 4C2 बनेगा। 4C2 का मतलब आता है 6। अरे NCR के फॉर्मूले से निकाला ना। तो यानी इसके जो आधारी हल है ना, जितने भी आधारी ससंगत हल बन सकते हैं वो बनेंगे 6। लेकिन बनेंगे कैसे? अब एक B1 बनेगा, दूसरा B2 बनेगा, तीसरा B3 बनेगा, चौथा B4, फिर है B5 और B6। यानी हम आधारी जो इनका आधार है ना उनको लिख रहे हैं। B1 में क्या है? B1 में देखिए आप 6 बनेंगे ना, अल्फा 1 का अल्फा 2 के साथ, अल्फा 1 का अल्फा 3 के साथ, अल्फा 1 का अल्फा 4 के साथ। अल्फा 1 को सभी के साथ लिख देंगे ना, दो दो जीरो करने ना हमें। क्या करने हैं इसमें? हमें 2 जीरो करने हैं। तो इन 2 को छोड़ के बाकी के 2 जीरो हो गए। यानी पहली बार तो हमने अल्फा 1 अल्फा 2 को लिखा, अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा, इसका मतलब है इसमें कि अल्फा 3 और अल्फा 4 इनको जीरो कर दिया। फिर दूसरी बार क्या करेंगे? अल्फा 2 और अल्फा 4 जीरो करेंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 3 लिख दिया, अल्फा 1 अल्फा 3। फिर अल्फा 2 अल्फा 3 को जीरो करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 4 बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 4। ऐसे ही यानी अल्फा 1 को सभी के साथ एडजस्ट करते हुए लिख दिया ना। अब अल्फा 2 अल्फा 3 करेंगे, बाकी के दोनों को जीरो लिखेंगे, यानी अल्फा 2 और अल्फा 3, बाकी के 2 जीरो। फिर अल्फा 2 अल्फा 3 हो गई। अब अल्फा 2 का अल्फा 4 के साथ यहाँ अल्फा 2 और अल्फा 4 लिखेंगे। और अब बचा अपने पास अल्फा 3 अल्फा 4 बचा, तो इसको भी लिख देंगे लास्ट में, अल्फा 3 अल्फा 4। अब अगर आप देखेंगे कि इनके अलावा और भी कोई सदिश बनाए आप, तो वो रिपीट होने लग जाएंगे। दो दो को जीरो लेते हुए अगर आप और भी सदिश बनाए ना, तो उनमें से वो जीरो होने लग जाएंगे। तो अब यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे आप इसमें B1 की जो वैल्यू है उसे निकालें। B1 इज इक्वल टू, B1 में आपने अल्फा 1 और अल्फा 2 दो ही सदिश हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दो सदिश है ना। तो अल्फा 1 की वैल्यू है 2 6 और अल्फा 2 के नीचे है ये 6 4, इनको लिखेंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 में अल्फा 1 की वैल्यू है 2 6 और ये है 6 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ B1। तो इसका गुणा करो, 4 गुणा 2 8 माइनस का 36, 36 में से 8 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 28, जो कि जीरो नहीं आया। ऐसे ही हम B2 निकालें। B2 का मतलब है, आप देखेंगे B2 में है यहाँ अल्फा 1 अल्फा 3। B2 में कितना है? अल्फा 1 अल्फा 3। B2 में अल्फा 1 अल्फा 3 है, तो अल्फा 1 की वैल्यू है यहाँ 2 6, अल्फा 3 की वैल्यू है ये 2 4। तो यानी ये रहा 2 6 2 4। इसका भी डिटरमिनेंट निकालें। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 4 गुणा 2 8 माइनस का 12, तो ये बनेगा यहाँ माइनस का 4, जो कि ये भी जीरो नहीं है। ऐसे ही B3 निकालेंगे, तो आप B3 के बारे में देखेंगे कि जो B3 है ना, इसमें अल्फा 1 अल्फा 4 है।
V3 की वैल्यू है यहाँ अल्फा 1 अल्फा 4, तो अल्फा 1 की वैल्यू है अपने पास 26 और अल्फा 4 की वैल्यू है यहाँ 16, तो इसको 26 और 16 को लिखें, 26 16, इसको सॉल्व किया जाए, डिटरमिनेंट ऑफ V3 और इसको सॉल्व करें, 6 गुणा 2 12, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 ही आएगा ना, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया। ऐसे ही 1 4 है ना, अल्फा 1 अल्फा 4 था, अल्फा 1 की वैल्यू 26, अल्फा 4 की वैल्यू 16, तो 26 16 लिखें। अब हम ये बीटा 4 है ना, इसकी B4 इसकी भी वैल्यू निकालें। आप देखेंगे यहाँ B4 में 2 3 हैं, अल्फा 2 और अल्फा 3 हैं B4 में, तो अल्फा 2 अल्फा 3 यानी 2 6 और 1 6, तो यहाँ 2 6 और 1 6 है, इसको लिखें, तो यह बनेगा B4 इज इक्वल टू 6 गुणा 2 12 माइनस का सॉरी B3 1 4 सॉरी आप देखोगे B3 में क्या है, अल्फा 1 अल्फा 4, तो अल्फा 1 था 2 6 और अल्फा 4 था 1 6, लेकिन अब अपने पास B4 में 2 3 है ना, 2 3, तो यानी 2 4 और 1 6, 2 3 है ना, 2 3 का मतलब है 2, तो ये हो गया 6 4, 3 का मतलब है 2 4, यानी 6 4 और 2 4 ये बनेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 6 गुणा 4 24 होगा, 24 में से 8 घटा दो 16 बचा, जो कि यह भी 0 के बराबर नहीं आया। 24 में से और आपने 8 घटाया ना, तो ये 16 के बराबर आया। अब B5 को निकालें, B5 की वैल्यू है अल्फा 2 अल्फा 4, तो अल्फा 2 की वैल्यू है अपने पास 6 4 और अल्फा 4 की वैल्यू है 1 6, तो यानी 6 4 1 6, 6 4 1 6, इसको भी सॉल्व करें, तो डिटरमिनेंट ऑफ V5 की वैल्यू निकालें, 36 माइनस 4 करोगे 32 रह जाएगा, यह भी 0 नहीं आया। ऐसे ही B6 निकालें, तो B6 में क्या है, अल्फा 3 अल्फा 4 है, तो अल्फा 3 की वैल्यू है अपने पास 2 4 और 4 की वैल्यू 1 6, यानी ये बना 2 4 और 1 6। अगर इसको सॉल्व किया जाए मोड B6, तो इसका 6 गुणा 2 करेंगे 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचा, ये भी 0 नहीं आया। तो कहने का मतलब ये, आपको हमने आधारी हल की जो डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन में आपको कहा था कि एन चर और एम प्रतिबंधों में कोई भी समीकरण दे रखा हो, आपको जो बताया था आपके लिए कि एन प्रतिबंधों में एन चरों में एम प्रतिबंध दे रखे हों, तो एन माइनस एम चरों को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त हल आधारी हल कहलाते हैं, यदि प्रत्येक शून्येतर चरों के संगत इन सारणिकों के मान अशून्य हों। ऐसा हमने लिखाया था आपको कि इन शून्येतर चरों के संगत जो सारणिक बनेंगे ये क्या है, अशून्य हो, यानी ये 0 नहीं आने चाहिए। तो देखो ये 0 नहीं आई, अगर ये 0 नहीं आए तो इसका मतलब आधारी हल ज्ञात होगा। तो आधारी हल निकालने के लिए अब आधारी हल जो कि आपको याद होना चाहिए, नोट पॉइंट सेकंड में लिखाया था एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी, लेकिन यहाँ हम B1 के लिए हल करेंगे। इस B1 के लिए अगर हम B1 के लिए हल करें तो यहाँ एक्स बी वन इज इक्वल टू B1 इनवर्स B बनेगा। आप देखेंगे इस B1 में कौन कौन से सदिश थे, B1 में सदिश थे अल्फा 1 अल्फा 2 के संगत चर x बनेगा x1 x2। अब देखो आप 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है ना, 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका आप इनवर्स निकालने का तरीका, B1 का जो सारणिक आया ना माइनस का 28, इसका तो भाग लगाते हैं, B1 के सारणिक का भाग लगाया और
और देखिए क्या करते हैं, टू केवल और केवल ये जो तरीका बता रहे हैं वो 2/2 के मैट्रिक्स के लिए होता है। ये जो सारणिक होता है इसका इसका तो भाग लगाते हैं। और ये 2 4 है ना, 2 4 मुख्य विकर्ण जो है 2 4 है ना, इनको बदल देते हैं, यानी 2 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह 2 लिख दो। और ये जो बचते हैं ना 6 6, इनके केवल और केवल चिन्ह बदल देते हैं, -6 और -6, इनके केवल चिन्ह बदलते हैं। जैसे यहाँ कर देंगे -2 -6, लेकिन इनको आपस में बदल देते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं, 4 की जगह 2 कर देते हैं। इजी हो जाता है ये सीधे ही। अब आप देखेंगे कि बी इनवर्स की वैल्यू तो ये हो गई, साथ में बी और है, ये जो स्मॉल बी है ना इसकी वैल्यू आपने पहले ही लिख रखी है 3 2, तो ये वैल्यू है आपकी 3 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यह बना -1/28। अब मैट्रिक्स के गुणा करना तो आप पहले से ही जानते हो, इस पंक्ति का इस सिस्टम से करोगे 4 गुणा 3 करोगे तो 12, 12 में से 6 गुणा 12 ये घटेगा तो ये 0 आया। ऐसे ही माइनस का 6 गुणा 3 यानी -18 + 4, तो -18 + 4 का मतलब है माइनस का 14। तो आप अगर -28 का भाग 0 में देंगे तो 0 आया, और इस -28 का भाग 14 में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/28 आएगा। 14/28 का मतलब है 1/2। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं, और कोई डाउट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। पहले आप ये बताइए किसी को डाउट्स है क्या, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ।